फॉरवर्ड, जल्दी फास्ट। कैपिटल में लिख दीजिए, कैपिटल में लिखोगे तो समझ में आएगा आप क्या कहना चाहते हो। अब मैं ये भी आपको बता ही चुका हूं कि जब भी कोई क्वेश्चंस हो तो टॉपिक आपके चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, जिस टॉपिक को लेकर हम पढ़ रहे हैं। अगर उसके अलावा होगा तो ऑल द स्टूडेंट विल नॉट बी बेनिफिटेड, ठीक है ना। माइंड को वहां पर रखते हुए आप बोलोगे तो भी सुन पाऊंगा मैं। उषा जल्दी बोलिए, क्या बताना चाहते हो, बोल दीजिए उषा। चलो आप नहीं बोलना चाहते तो लिख देना। अब मुझे क्लास आगे शुरू करना होगा, जैसे आप लिखोगे उसके बाद में हम आगे उसको तो समझ लेंगे। मैं देख के आपको बताता हूं, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा टाइम रखिए। इस चैप्टर में कहीं पर इसके बारे में शायद बातचीत नहीं हो रही जो तुम पूछ रहे हो। मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ये यूरोपियन कम्युनिटी से रिलेटेड है, कुछ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ यूरोप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी होगा। फिर भी मैं क्लियर करूंगा बाद में देख कर ना। इसमें है, ठीक है। अगर इसमें है तो कौन से, हम क्या कर चुके हैं उसको, क्योंकि हम तो पूरा का पूरा एक लाइन से एक लाइन पढ़ रहे हैं, तो कुछ छूटा है क्या। कितने पेज नंबर के ऊपर है बेटा, थोड़ा सा एक बार बताओ जल्दी से। आप धीरज को साइकिल नहीं समझ पा रहे। आप, मैं कह रहा हूं ना कि आप बोलिए, अगर ऐसे करोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। जल्दी सीधा मेरे को पेज नंबर बताइए। हिंदी वाले भी बता सकते हैं पेज नंबर। धीरज, मैं तुम्हारी साइकिल समझ गया, साइकिल खड़ी हुई है, इसका कुछ तो इस्तेमाल करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन उषा का क्वेश्चन है उसको पहले ले लेता हूं, क्योंकि वो बताए, उन्होंने पहले पूछा, फिर उसके बाद में तुम्हारा क्वेश्चन। चिंता मत करो धीरज, धीरज धीरज रखो, बता देंगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक, ओके। ये देखो बेटा, इसका आपको पेज नंबर 57 के ऊपर दे रखा है हिंदी वाले बुक में। ईईसी के बारे में दे रखा है, यूरोपियन आर्थिक समुदाय है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है। और ये 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया था। यानी कि जो 6 देश है इनका आपस में एग्रीमेंट है। अगर आप इससे पहले वाले जो चैप्टर में जाओगे, जहां पे हम बात कर रहे थे कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन बना, तो अगर आप देखोगे तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया गया है कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन बनने से पहले वो ईईसी था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी था। बेसिकली उसका पर्पस इकोनॉमिक पर्पस को लेकर फिर धीरे धीरे उसका विस्तार होता गया। तो इसमें अगर आप इसमें देख रहे हो, यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण सत्ता के वैकल्पिक में दे रखा है। ये सेकंड नंबर पे ही है जो टाइमलाइन दे रखी है, उसमें दे रखा है कि इसमें 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से, रोम की संधि का मतलब उनके इटली की कैपिटल के रोम के अंदर वो एग्रीमेंट हुआ होगा। और ये बेसिकली है क्या, इकोनॉमिक कम्युनिटी है, यानी कि कई सारे देश मिलकर आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, आपस में कोऑपरेशन करते हैं, जिससे कि सभी देशों का आर्थिक उन्नति हो। ठीक है। अब डिफरेंस वगैरह ये माइन्यूट सी चीजों इसमें
मैं आप चाहते हो तो और क्लैरिफाई कर दूंगा देखने के बाद में, ठीक है। और मुझे जहां तक आइडिया है सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि स्टेजेस में है। पहले ईईसी रहा, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, और फिर इसके बाद में इसके अंदर आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन, तो वो संगठन है। कुछ आपको कोई डिफरेंस इसमें मिलेगा नहीं। यानी हाउ फिर भी आप चाहते हो तो फिर मैं आपके सामने और बुक से ले। सर ये ARF वाला भी बता देना एक बार, इसका एस्टेब्लिशमेंट और इसकी बर्थ भी। और उषा बेटा, जब आप आसियान की करेंसी की बात करोगे ना, तो इसमें देखो हर कहीं हर हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी करेंसी नहीं बना के रखी, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी करेंसी नहीं है। वो आसियान के कंट्री है, वो यूरो के अंदर या अपने देश की करेंसी के अंदर, यूरो नहीं, मैं बात कर रहा हूं इसकी जो अपना यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है। मोस्ट ऑफ द कंट्री आज के दिन भी अगर यूरोपियन यूनियन को छोड़ दें तो जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो डॉलर के अंदर होता है, ठीक है। डॉलर के अंदर होता है, ठीक है। तो आसियान की अपनी कोई करेंसी नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। आसियान देशों ने अपना कोई एक कॉमन करेंसी नहीं बना के रखा है। और यूरोपियन यूनियन के बारे में भी हमने जब बात की थी तो बताया था कि यूरोपियन यूनियन के देशों में से भी कई सारे देशों ने यूरोपियन यूनियन की जो यूरो है उसको अडॉप्ट नहीं किया। वो अपने देश की उसमें करेंसी में ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, या तो अपने देश की या फिर डॉलर के अंदर करते हैं। तो आप आसियान के लिए डॉलर समझे या उनकी अपने स्टेट की। और क्या बता पूछ रहे हो? सर ये क्लियर ARF हो गया, वाला। यूरोस्केप्टिज्म क्या है। ओके, इसके लिए हम एक बार थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। आप पूछ रहे हो तो इसको, व्हाट इज द यूरोपियन स्टेट। एक सेकेंड। फिर आप वही कर रहे हो बेटा। मैंने ये कहा है कि आप जो चैप्टर चल रहा होता है ना, जैसे आप एआरएफ की बात कर रहे हो तो एआरएफ भी आपका आसियान का ही रीजनल फॉर्म का है। क्यों आप फॉलो नहीं करते हो जब बोलता हूं कि बेटा। ओके, यूरो यूरोस्केप्टिज्म का मतलब दे रखा है, मतलब किसी चीज का डर होना, किसके ऊपर आप विश्वास नहीं करो। तो बेसिकली इसका मतलब है क्रिटिसिज्म ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को क्रिटिसाइज करना, किस वजह से क्रिटिसाइज करना? यूरोपियन इंटीग्रेशन, किस तरह से यूरोप के देश आपस में जुड़े हुए हैं उसको लेकर, एंड यूरोपियन यूनियन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको लेकर, मतलब उनको लेकर डाउट होना। जो यूरोपियन यूनियन बनी है उसको लेकर किसी तरह के डाउट्स होना कि किस तरह से ये फंक्शन करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो देश यूरोपियन यूनियन के साथ में जुड़ रहे हैं वो देशों को आपस में, मतलब उन देशों की जो सॉवरेनिटी है, जो उनकी प्रभुसत्ता है, हर देश की अपनी डिग्निटी होती है ना, कहीं यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने से वो सॉवरेनिटी तो खत्म नहीं हो जाती है। तो यही होता है इसके अंदर, अगर आप जानना चाहो तो, ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन जो बना है उसको लेकर कई तरह के जो डर होना है उनकी इंस्टीट्यूशंस को लेकर, वही है यूरोपियन स्केप्टिज्म। सर, वो पैचर who is the man about what he is saying on page number।
बर्थ एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एआरएफ दोनों सेम ही है क्या? ओके, ओके। जो आपकी एआरएफ है वो एशियन रीजनल फॉर्म है, और ये इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो आसियान के जो देश हैं, सभी के सभी देश अपने सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, सुरक्षा को लेकर बात करते हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि एक तरफ पैसिफिक सी हो गया, ओशन हो गया, और ये इंडिया के आसपास का क्षेत्र, यानी कि जितने आसियान के 10 देश हैं, वो अपनी सिक्योरिटी से लेके जो डायलॉग करते हैं वो एआरएफ का इस्तेमाल करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने देशों के अंदर सुरक्षा से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बातचीत करने के लिए आसियान का जो है ये मंच है एआरएफ, ठीक है ना। ताकि इस रीजन के अंदर जो पूरा का पूरा आसियान है वहां पर पीस और शांति बनाए रखी जा सके, सुरक्षा और शांति के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। 10 के 10 आसियान के 10 देश आपस में बातचीत करते हैं किस विषय के ऊपर? सुरक्षा और शांति के ऊपर, ठीक है। अब मैं धीरज का क्वेश्चन ले लूं। धीरज के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइकिल को लेके काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है कि सर साइकिल के बारे में दे रखा है। अब धीरज मैं आप ही से पूछता हूं कि बेटा अगर यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर का करेंसी क्या है? चलो छोड़ दीजिए, यूएसएसआर के बारे में ये बता दीजिए कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी के लेकर, कौन सी विचारधारा को फॉलो करता है यूएसएसआर। अगर आपको ये जानना है तो उसको समझना होगा। आप बोलिए धीरज बेटा। ओके, सभी को पता है यूएसएसआर किस विचारधारा को लेके फॉलो करता है। तो यूएसएसआर की विचारधारा क्या थी? साम्यवाद। और चीन ने भी कौन सी विचारधारा को अपनाया? साम्यवाद को। तो इसमें ये जो अगला टायर है उसमें जो एक आप सिक्कल का जो निशान देख रहे हो, दराती जिस तरह की होती है ना, तो ये निशान है कम्युनिज्म का, साम्यवादी शासन का। और पीछे की तरफ, पीछे के टायर के अंदर है डॉलर। तो ये दिखा रहे हैं कि जो चाइना ने पहले शुरू में वो साम्यवादी विचारधारा को अपना रहा था जो कि यूएसएसआर की विचारधारा थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ में जब उसको देश के अंदर डेवलपमेंट कर रहा था, विकास कर रहा था, एग्रीकल्चर के ऊपर उनका विकास उतना नहीं हो पाया, तो उन्होंने अपने द्वार जो है खोल दिए पश्चिमी देशों के लिए। और ये पश्चिमी देशों का डॉलर की एक पहचान है पिछले टायर में, यानी कि ये दिखाना चाहते हैं कि जो चाइना को जो आर्थिक प्रगति का जो मोमेंटम मिला, उसको स्पीड मिली, वो दोनों को मिलके, यानी कि एक तरफ वो अपनी साम्यवादी विचारधारा को अपना रहे और दूसरी तरफ वो पूंजीवाद को भी अपना रहे। दोनों को अपनाते हुए उसके देश की विकास, डेवलपमेंट का पहिया जो है वो स्पीड पकड़ गया। यानी कि एक तरफ आप अपना जो देश की विचारधारा है, दूसरी तरफ आप पूंजीवाद को, दोनों को अपना रहे हो और फिर आपके आर्थिक विकास हो रहा है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे चलें। और फिर मैं बोल रहा हूं कि आप लोग स्टिक करें, अभी इस चैप्टर के बारे में बात कर सकते हो, आज इस बारे में पूछे आपका कोई भी जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं उसके बारे में। अब जैसे चाइना पढ़ रहे तो चाइना को भी आप बेटा एक लंबे टॉपिक के बारे में ही देख सकते हो, ठीक है, इसी चैप्टर में है आपका एआरएफ वगैरह भी।
तो एआरएफ का क्या लिखा हो, 1994 में एस्टैब्लिश हुआ है और ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है बस। चलो अभी आप आ जाइए वहीं पर। 2017 में जो है 84 अरब डॉलर का हो चुका था व्यापार। तो दोनों देशों के बीच, मैं 61 पेज के ऊपर पहुंच चुका हूं बेटा। मुझे आशा है कि आपको एआरएफ का समझ में आ गया होगा, आसियान रीजनल फोरम क्या है, सिक्योरिटी और पीस के बारे में, आपका इकोनॉमिक कम्युनिटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आप समझ पाए होंगे कि साइकिल किस लिए है। हाँ, साइकिल से रिलेटेड भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर अब आगे हम चलते हैं कि हाल में दोनों देश ऐसे मसलों पर सहयोग करने के लिए राजी हो गए जिससे दोनों के पक्षों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला, वैश्विक धरातल पर भारत और चीन के विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई। यानी कि दोनों देशों के बीच में अमेरिका, ये भारत और चाइना के बीच में जो परमाणु सौदे को लेकर भी आपस में जो ऊर्जा सौदे को लेकर, ऊर्जा के जो फ्यूल है, एनर्जी को लेकर भी कई सारे मनमुटाव हैं दोनों के बीच में। अब 1998 में मैं आपको ये पहले कवर करा चुका हूं, जो भी शॉर्ट में हमने जब बात की थी बोर्ड पे बताया था कि 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन के खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था। कि ये भी कहा जा रहा था जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो ये ठीक कहा कि भाई चाइना जो है परमाणु हथियार संपन्न देश है, तो भारत को होना भी चाहिए। लेकिन भारत का क्या कहना है वो सुनिए आप। लेकिन इसमें भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। ये सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। अब भारत की तरफ से ये कहा जाता है कि बार बार जो चाइना है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उनको परमाणु संपन्न बनने में चाइना ने मदद की है। ठीक है, बांग्लादेश म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को लेकर दक्षिण एशिया में भारत के हितों के खिलाफ माना जाता है। अब दूसरी तरफ चाइना, मैंने आपसे एक बार बातचीत की थी कि म्यांमार के साथ में हमने जो रिलेशन है बहुत बाद में, या आसियान के जो कंट्री है, जो अपने भारत के पूर्व के जो देश हैं, आसियान के 10 देश हैं, और इनमें सबसे करीब म्यांमार को अगर बात करें तो म्यांमार से भी हमने अपने संबंध कुछ सालों तक नहीं बढ़ाए, क्योंकि वहां पर जो रूल था वो मिलिट्री जुंटा का था, यानी कि सैनिकों का शासन था। और भारत अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है और डेमोक्रेसी को बाकी देशों में देखना चाहता है, तो इसलिए वो मिलिट्री शासन के साथ में बातचीत नहीं की। अब म्यांमार एक भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, मैं बात स्ट्रेटेजिक का मतलब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो म्यांमार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चाइना क्या कर रहे हैं, म्यांमार के अंदर अपनी रोड्स वगैरह कॉरिडोर बना के ला रहा है, रेलवे बना रहा है, तो वो भारत के नजदीक पहुंच पाएगा उसकी वजह से, और म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल करते हुए भारत के साथ युद्ध होने पे उसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो भारत का ये भी, इसको लेकर भी भारत कई बार अपनी ऑब्जेक्शंस के बारे में कर चुका है कि बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में जो संबंध है चाइना के, वो भारत के खिलाफ जा सकते हैं। ये बात समझ गए कि म्यांमार अपना पड़ोसी है, हमने उनके साथ संबंध बढ़ाए नहीं, अभी हमने कोशिश किया है, लेकिन उसका बेनिफिट चाइना ने उठा दिया। चाइना आके वहां पे रेलवे कॉरिडोर्स बना रहे हैं और रोड्स बना रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास में पहुंच गया। अब इसमें कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव कर देने लायक नहीं। बोल रहे हैं कि ठीक है, दोनों देशों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ सारे इश्यूज हैं, कुछ भारत के बारे में चाइना को शंका है, कुछ चाइना के बारे में भारत को शंका है।
लेकिन ये दोनों जो देशों के बीच में डाउट्स हैं, जो डर है, वो दोनों के रिलेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका इस बात का प्रमाण है कि इन चीजों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने के बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। कि ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस हम उनके साथ में जो बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज है उनको रिजोल्व करने के लिए, और ना सिर्फ हम, चाइना की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, उनके नेताओं की तरफ से, उनके नेताओं के साथ में डिप्लोमेटिक लेवल पे बात हो रही है, लीडरशिप लेवल पे हो रही है, डिप्लोमेटिक लेवल्स पे हो रही है, आर्मी के लेवल के ऊपर हो रही है। कभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बीजिंग का दौरा करते हैं, वो दिल्ली में आते हैं, तो ये करीब एक दूसरे के करीब आने का एक तरीका है, एक दूसरे को समझने का, ताकि दोनों देशों के संबंध आपस में ठीक हो जाए। परिवहन संचार मार्गों की बढ़ोतरी की जा रही है दोनों देशों के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो सके। और जहां पर भी हम आर्थिक रूप से मिल सकते हैं दोनों देश, जैसे आप ब्रिक्स के बारे में पढ़ोगे, ब्रिक्स के अंदर चाइना भी है और भारत भी है। तो हमारा पर्पस अब ये हो गया, डिस्प्यूट्स को एक तरफ रखो, वो धीरे धीरे सुलझाने के लिए अलग अलग लेवल पे उसके बारे में बातचीत करेंगे, और हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं, इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए हम आपस में मिलकर काम करते रहेंगे। तो एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के संबंधों को ज्यादा सकारात्मक और मजबूत बनाने में मदद मिली है। तो यानी कि वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली देखें तो इतने संबंध भारत के चाइना के साथ खराब होते हुए भी हम उनके साथ में अच्छे से व्यापार वगैरह कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चाइना को आपने समझ लिया। चाइना में अभी बताइए कहीं पर भी किसी पिक्चर को लेकर कोई आपको शंका हो? ऊपर एक पिक्चर बनी है जिसको पहले भी हम बातचीत कर चुके थे, या फिर कोई और इश्यूज? चाइना का ये कार्टून है, ड्रैगन से रिलेटेड एक कार्टून बनाया हुआ है, उसके सामने जो है मैं बात कर रहा हूँ पेज नंबर 59 पे हिंदी मीडियम में की बुक के अंदर। और ये जो राष्ट्रपति है, ठीक है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति खड़े हुए हैं और चाइना की दीवार है, ये जो है उसके आगे ड्रैगन का चेहरा है, और ये एकदम बढ़ते आ रही है, और अमेरिका के राष्ट्रपति इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई शंका, शक, तीनों जो पिक्चर्स हैं उसमें रिलेटेड कोई डाउट है बेटा किसी को भी? तीनों पिक्चर्स में किसी तरह का डाउट? नेहा, दोनों नेहा, रितु, गौरव, तन्नू, धीरज, अमृता, आशीष, हीना, उषा, किसी के बारे में भी कोई शंका हो? ठीक है, अगर फिर किसी की तरफ से कोई शंका या समाधान नहीं है तो फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है बेटा। तो जापान के बारे में बात करें उससे पहले हम ब्रिक्स को ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें जापान और दक्षिणी कोरिया का बारे में तो आपकी बुक के अंदर दे ही रखा है, लेकिन उससे पहले हम ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। और आप नॉर्मली ऐसे ही बात कर लेते हैं क्योंकि बुक्स के अंदर आपका ब्रिक्स के बारे में दे नहीं रखा, तो बुक में आपने नहीं ढूंढना है इसको कि सर ये ब्रिक्स कहाँ पे है, ये बाद में। और हाँ, एक याद आ गया, ब्रिक्स से पहले एक और इंफॉर्मेशन जरूरी सूचना दे दूं मैं आपको। कौन सी जरूरी सूचना हो सकती है बताओ, अंदाजा लगाइए क्या हो सकती है आपके लिए, क्या सूचना हो सकती है? कुछ नहीं। स्कूल ओपन हो रहे हैं। ओके, और कुछ पेपर सिलेबस के बारे में कुछ कि स्कूल की न्यूज तो ठीक है, स्कूल खुल रहे हैं, ना खुले ना खुले, देखो किस तरह के इमोजी वगैरह भेजना, तो मैं मेरे को सच्ची ना खुले, सही ना खुले, ना खुले तो बढ़िया है। कुछ बच्चे शायद ऐसा सोच रहे होंगे, खैर छोड़िए, जो भी आपका व्यू है इसके बारे में। मैं बात कर रहा हूँ आपका जो सिलेबस है रिड्यूस,
उसको सीबीएसई ने डाल दिया है और इस क्लास के बाद में मैं आपका सिलेबस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, तो आप उसको पढ़िए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए जानने की, फिर उसके बाद में कल हम बात कर लेंगे आपस में। सीबीएसई की तरफ से डाल दिया है जिसका सर आप इंतजार कर रहे थे, तो उसमें कोई कुछ नया नहीं है, जो पिछले साल वाला है। बस यही है कि 2 चैप्टर आपके लिए बढ़ गए हैं, जो हम सोच रहे थे कि अभी आप खत्म कर देंगे, इस बुक को खत्म कर देते हैं। अभी इस बुक में 2 चैप्टर और है, वो भी हमको करने होंगे नए सिलेबस के हिसाब से। एक तो है समकालीन विश्व में सुरक्षा, और ये चैप्टर 7 है इसमें बुक में, और दूसरा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये दोनों चैप्टर पिछले साल नहीं थे, उसके बाद सीधा ग्लोबलाइजेशन पढ़ना था हमने यूनाइटेड नेशंस के बाद में। लेकिन अभी इस साल आपके लिए एक गिफ्ट वाउचर के रूप में नेहा रिड्यूस नहीं हुआ है, जो पिछले साल था उससे 2 चैप्टर बढ़ा दिए गए, ठीक है ना। फिर रिड्यूस क्या है? रिड्यूस यही है कि अगर आपकी 2 बुक को देखो तो उसमें से पिछले साल जो रिड्यूस किया हुआ था उसके हिसाब से तो आपका मतलब थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें इस कोरोना से पीरियड से पहले की बात करें तो ये दोनों चैप्टर भी होते थे, 7th और 8th चैप्टर अभी भी आपका रिड्यूस है। वो सभी चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे, तुम्हारे को ध्यान नहीं रहने वाला है, कहाँ कहाँ पर कुछ टॉपिक इंक्लूड किए हैं उनको इंक्लूड कर लेंगे, और जो रिड्यूस हुआ है वो रिड्यूस कर देंगे, चिंता नहीं करना। बेटा मैं बात कर रहा हूं जो सीबीएसई की तरफ से इंफॉर्मेशन या डाला गया है उसकी बात कर रहा हूं। अब तुम कोरोना के चक्कर में क्यों तुम चाहो कि जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन खत्म हो और तुमको थोड़ा 2 चैप्टर ज्यादा करना पड़े, लेकिन एक आजादी मिले, खुल के घूम सको, तुम लोग स्कूल जा सको, और भी जहां भी आप घूमना चाहते हो सब कर सको, ठीक है ना। चलो अभी इस टॉपिक को खत्म करते हैं, मैं आपके पास में भेज दूंगा उसको आप पढ़िए और उसके बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी इसके टॉपिक के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे आगे। जो भी आपके डाउट है कल उसको पढ़ के आइए, और कल हम फिर उन सभी डाउट्स के बारे में बात कर लेंगे। ओके, ऐसे लग रहे हो जैसे कि बच्चे ना अब पिंजरे में बंद रहते रहते उनको आदत पड़ गई है कि हमारे लिए यही सिचुएशन बढ़िया है। कुछ एक बच्चे हैं कि ठीक है जो जैसा चल रहा था वो बहुत अच्छा था। तो अभी हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में, और ब्रिक्स को समझने के लिए मैं आपका थोड़ा सा व्यू चेंज करूंगा ताकि इसकी क्लैरिटी आपको आ जाए, कैसे आ सकती है ये देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी नहीं आ रही, कैसे ले भाई, 1 सेकंड का टाइम दीजिए मेरे को, फिर हम बोर्ड से थोड़ा, कुछ बच्चों को बोर्ड से थोड़ा सा पता लग जाएगा आसानी में उनको। हाँ अभी देख पाओगे आप? देख पा रहे हो बेटा? साफ है आपके सामने? मैं पकड़ के रखूंगा और इसी से मैं आपको बता देता हूं। अभी देखो, सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में अगर जानने चाहोगे, मैं अभी आपके मैसेज एक बार देख लेता हूं, फिर नहीं देखूंगा, फिर आपके डाउट्स एक साथ ले लूंगा। ओके, ये कोई जगह स्टेबल नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूं आपको सिर्फ ये दिखाने के पर्पज से।
ये अगर ब्रिक्स की बात करो तो आपको पता है, ये भी इसका भी पर्पस क्या था, इकोनॉमिकल ही पर्पस लेके। ये जो जैसे ब्राजील है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना, ठीक है ना। तो इनिशियली जो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, इसको लेकर आपका ब्रिक बना था। और ये जो है बना था 2009 की बात करेंगे तो नौ में बना था, ठीक है। और इसका गठन का प्रोसेस जो है 2006 में शुरू हो गया था। अब ये आइडिया किसके दिमाग का है, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, ठीक है ना। ना ब्राजील ने इसके बारे में सोचा, ना चाइना ने सोचा इसके बारे में, और ना इंडिया ने सोचा। इसके बारे में सोचने वाले हैं ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील हैं। उन्होंने इसके बारे में एक बार बताया था कि अगर ये जो देश हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, अगर ये आपस में मिलकर काम करें तो ये काफी जो है वर्ल्ड के अंदर तरक्की कर सकते हैं, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तरक्की कर सकते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आप देखो ब्राजील की बात करो, अगर मैप में देखोगे तो ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका के अंदर एक सबसे बड़ा देश है ब्राजील। आपने सुना है ना अमेजन रिवर के बारे में सुना है, तो अमेजन रिवर जो है ब्राजील के अंदर है, और ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन के लिहाज से भी इसकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड कंट्री है। फिर दूसरा देश आपका एशिया में और यूरोप दोनों देशों, दोनों कंटिनेंट के अंदर है, रसिया, बी आर से रसिया। तो रसिया ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कंटिनेंटल का मतलब ये हुआ कि दो महाद्वीपों के अंदर बसा हुआ देश है, और रशिया की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, इकोनॉमिकली भी काफी डेवलपमेंट कर रहे हैं रसिया, ठीक है ना। इसके साथ में इंडिया के बारे में आप जानते हो, इनके पास में भी ज्योग्राफिकली काफी बड़ा क्षेत्र है, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन भी बढ़िया है इसके पास में। और सिर्फ चाइना भी इसी लेवल पे है। चाइना की बात करें तो चाइना भी खूब पॉपुलेशन के लिहाज से भी अच्छा देश है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है उसके पास, ज्योग्राफिकल एरिया भी काफी है, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करने वाला है। तो ये गठन हुआ इसका इन सभी देशों को मिला के, और इसको ब्रिक के नाम से बोला गया इनिशियली। और फिर बाद में 2010 में जब इसकी मीटिंग हुई, समिट, समिट मतलब मीटिंग, समिट एक ही बात है, जब ये देश मिलते हैं तो फिर 2010 में दक्षिणी अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन दक्षिणी अफ्रीका ना तो पॉपुलेशन इनके बराबर है, ना आर्थिक रूप से इसके बराबर है, ना ज्योग्राफिकली इतना बड़ा देश है, लेकिन फिर भी अगर दक्षिणी अफ्रीका की तरफ से इच्छा थी तो इन्होंने शामिल कर लिया। और चाइना का इसमें बड़ा रोल है दक्षिणी अफ्रीका को इस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व करने में। अब बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय चीन के अंदर है, वो शंघाई है। शंघाई एक शहर है, बीजिंग के अंदर नहीं है, बीजिंग तो कैपिटल है चाइना की, तो बीजिंग में ना होकर ये शंघाई के अंदर है। अब बात करते हैं बनाया क्यों गया, इसको लेकर बात कर लेते हैं। तो जितने भी हमने अभी तक बात किया बेटा, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि कोई भी ग्रुप बनता है तो उसका पर्पस जो है ट्रेड, व्यापारिक, इकोनॉमिक रिलेशंस को लेकर रहता है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स है, बनाने के उद्देश्य है, चाहे सुरक्षा परिषद, आपको पता है कि भाई जब एक इंडिया के अकेले की बात नहीं सुनी जाती है, या फिर ब्राजील की आप बात नहीं सुनी जाती है, या रशिया की नहीं सुनी जाती है, तो क्या कर सकते हो आप, ग्रुप में मिलकर अपनी बात को कह सकते हो। तो ये सारे देश आकर चाहते थे कि जो यूएनओ के अंदर इस डिमांड को रखा जाए, किस तरह से मतलब यूएनओ का एक्सपेंशन हो। जब यूएनओ का एक्सपेंशन की बात करते हैं तो इसका मतलब यूएनओ के जो मेंबर्स हैं, आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 ही परमानेंट मेंबर है जब से बना और आज तक, और 10 ही नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो ये सारे देश बोलते हैं जो भी इधर है कि सुरक्षा परिषद के अंदर सुधार होना चाहिए, उनके काम के जो तरीके हैं उनके अंदर सुधार होना चाहिए। ये क्या मैसेज डाल दिया, टाइम हो गया, चलो ठीक है, थोड़ा सा बस खत्म कर देते हैं इसको। आप इंट्रोडक्शन देख लो, उसके बाद में आप ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करिए, उसको एंजॉय कीजिए।
फिर व्यापार और जलवायु को लेकर, मतलब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, व्यापार को लेकर आप आपस में ये काम करने वाले हैं। और साथ ही साथ सुरक्षा के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, और भी जो भी कॉमन चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, साझा चुनौतियां बाकी सभी देशों की है, तो उनको मिलकर आपस में काम करने वाले हैं। कल इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ब्रिक्स के बारे में, ठीक है ना, और डिटेल से पढ़ लेंगे कल। तो तब तक के लिए आप लोग थोड़ा ब्रिक्स के बारे में आपको जहां तक मिलता है उसको देखें, और साथ साथ में ये भी कोशिश करो जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डाउट्स हैं उनको ईयर मार्क करके रखो, और सही तरीके से मेरे पास में देखो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आप एडवांस में बता दोगे तो उनके बारे में मैं पहले से तैयारी कर लूंगा, कहीं ढूंढने की जरूरत है तो लेके आ जाऊंगा, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, स्ट्रीमलाइन कर लीजिए कि क्वेश्चन किसने पहले पूछा है तो लेट इट एट अस फर्स्ट, उसका हम जवाब दे दें, फिर दूसरा क्वेश्चन रखें, ताकि एक तरीका बना रहे क्लास में काम करने का। ठीक है भाई, इसी के साथ में आज का एक खत्म करते हैं। और आप भूलना नहीं है, ग्रुप के अंदर आप देख लेना बेटा, ग्रुप के मैं अंदर डाल दूंगा, उसमें आपका पीडीएफ मिल जाएगा जिसके अंदर आपको पूरा आपका रेडियो सिलेबस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगा। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ काशिश के मैं डाल दे रहा हूँ ग्रुप में। चलो उषा, अमृता, धीरज, नेहा, नेहा, नेहा डॉटर ऑफ, हाँ मैं नेहा आपसे बात कर रहा हूँ, जो अभी 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 एक ही नेहा है ना हमारे पास। बेटा अपने पापा को बताना बेटा फीस के बारे में ना, ठीक है। सबके ओके पेरेंट्स से सर। मेरी, हाँ मेरी बात हो चुकी सभी पेरेंट्स से, आपके पापा से बात नहीं हुई है, तो आप अपने पापा को इन्फॉर्म कर देना कि स्कूल में फीस भरी जानी है, या जो भी उनका कोई पक्ष हो, रखना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बाद में भरेंगे, तो स्कूल में जाकर बात कर लेंगे, ठीक है। स्कूल खुलने से पहले कभी भी चले जाए, या स्कूल खुलने वाले दिन आपके साथ जा सकते हैं, ठीक है बेटा। रितु तुम भी ओके देख लेना सर। फीस का। रितु, रितु सुन पा रहे हो मेरी बात बेटा? नेहा एग्जिट कर जाओ बेटा, नेहा, उषा, रितु। रितु ने मोबाइल रख दिया और खोल के बस अपने काम में लगी है। रितु सुन पा रही है?